हेलो दोस्तों, नमस्ते। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की बुक जो आपके सिलेबस में है, प्राकृतिक वनस्पति भारत का भूगोल। हम यह पढ़ रहे हैं, भारत का भूगोल। और कक्षा 11 के लिए ये पुस्तक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। क्या आप कभी पिकनिक के लिए जंगल गए हैं? अगर आप शहर में गए हैं तो अवश्य पार्क गए होंगे, और अगर गांव में रहते हैं तो आम, अमरूद, नारियल के बगीचे में गए होंगे। आप प्राकृतिक और मानव रोपित वनस्पति में कैसे अंतर करते हैं? जो पौधा जंगल में प्राकृतिक वनस्पतियों में फूलता फलता है, वही पेड़ आपके बगीचे में मानव देखरेख में उगाया जाता है। तो ये कोई यूज का पैराग्राफ नहीं है। अब अगला पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उसी पौधा समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है, और इसकी विभिन्न प्रजातियां वहां पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में यथासंभव स्वयं को ढाल लेती हैं। तो कहने का मतलब, प्राकृतिक वनस्पति वह पौधा समुदाय है जो लंबे समय में उगता है, इस पहली बात। तो दूसरी बात, बिना किसी हस्तक्षेप के कि हम खुद लगाएं, ऐसा नहीं है। वो अपने आप ही उगेगा और बिना किसी हस्तक्षेप के उगेगा, लंबे समय में उगेगा। और वहाँ की जो मिट्टी है, जलवायु, वनस्पति है, उसके आधार पर यह है प्रजाति वहाँ पर पाई जाएंगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। भारत में विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं। हिमालय पर्वतों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति उगती है। पश्चिमी घाट तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय वन व मैंग्रोव तथा राजस्थान के मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ, कैक्टस और कांटेदार वनस्पति पाई जाती हैं। मिट्टी और जलवायु में विभिन्नता के कारण भारत में वनस्पति में क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। तो हिमालय जो पर्वत है, वहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति मिलती है। तो कि जैसे अगर आप देखोगे भारत को, तो भारत का जो नॉर्थ एरिया है, उत्तर वाला जो क्षेत्र है, वो शीतोष्ण कटिबंध में है, तो वहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाएगी। जबकि जो डेल्टा क्षेत्र है, अंडमान निकोबार क्षेत्र है या पश्चिमी घाट है, वो उष्ण कटिबंधीय मतलब भूमध्य सागर के आसपास हैं और 23.5 डिग्री और भूमध्य रेखा के बीच में है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। इस वजह से वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र है, वहाँ पर भी उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाएंगे, तथा क्या होगा कि वहाँ पे मैंग्रोव वन मिलेंगे, जो पानी वानी वाले वन होते हैं, जो आगे अपन बढ़ेंगे। राजस्थान में मरुस्थलीय और अर्धमरुस्थलीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की झाड़ी मिलती हैं, कैक्टस, पौधे वगैरह, कांटेदार वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर पानी वानी की समस्या रहती है और रेतीली वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। प्रमुख वनस्पति प्रकार तथा जलवायु परिस्थिति के आधार पर भारतीय वनों को निम्न प्रकार में बांटा जा सकता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, पर्वतीय वन और वेलांचलिया अनूप वन। सबसे पहले बात करेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वनों की। ये वन पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय पहाड़ियों पर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ये उन उष्णकटिबंधीय और आर्द्र प्रदेशित क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से है अधिक है, और औसत वार्षिक वर्षा तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। उष्णकटिबंधीय वन सघन और परतों वाले होते हैं, जहाँ भूमि के नज़दीक झाड़ियाँ और बेलें होती हैं। इनके ऊपर छोटे कद वाले पेड़ और सबसे ऊपर लंबे पेड़ होते हैं। इन वनों में वृक्षों की लंबाई 60 मीटर या उससे भी अधिक हो सकती है। चूँकि इन पेड़ों के पत्ते झड़ने, फूल आने और फल लगने का समय अलग अलग है, इसलिए ये वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। इनमें पाई जाने वाली मुख्य वृक्ष प्रजातियाँ रोजवुड, महोगनी, एबनी, एगनी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट 4-5 चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो ये कहाँ पाए जाते हैं, जो पश्चिमी घाट की जो पश्चिमी ढाल है वहाँ पर मिलेंगे, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, वहाँ की पहाड़ियों पर मिलेंगे, और अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये उन उष्ण और आर्द्र वाले जो क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इनका औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। ठीक है, अब इनकी वृक्षों की लंबाई 60 मीटर से अधिक होती है। इनमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? रोजवुड, महोगनी, एबनी, एगनी, ये मुख्य यहाँ पर वनस्पति पाई जाती हैं। ये आपको फोटो दिख रहा होगा। ये मुख्य सदाबहार वन है, जो यहाँ पर आपको सारे दिख रहे होंगे कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन, ये वाला जो नीचे नीचे वाला जो कलर है वो आपको दिख रहा होगा कहाँ कहाँ पे ये मिलते हैं। ठीक है,
अर्ध सदाबहार वन इन्हीं क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। ये वन सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप हैं। आर्द्र और पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप हैं। इनमें मुख्य वृक्ष प्रजातियां साइडर, होलक और केल हैं। इनकी मुख्य वृक्ष प्रजातियां क्या हैं? साइडर, होलक और केल हैं। अंग्रेज भारत में वनों को की आर्थिक महत्ता को समझते थे, इसलिए उन्होंने इनका बड़े पैमाने पर दोहन शुरू कर दिया था। इससे वनों की संरचना भी बदलती चली गई। गढ़वाल और कुमाऊं में पाए जाने वाले ओक के स्थान पर चीड़ के पेड़ लगाए गए, जो रेल पटरी बिछाने के लिए आवश्यक थे। चाय, कॉफ़ी और रबड़ के बागान लगाने के लिए भी वनों को साफ किया गया। लकड़ी ऊष्मारोधक होती है, इसलिए अंग्रेजों ने इसका उपयोग इमारत निर्माण में भी भरपूर मात्रा में किया। इस तरह से संरक्षण को भूलकर वनों का व्यापारिक इस्तेमाल शुरू हुआ। तो यहाँ पर सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है, एक तो ये मैप इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अर्ध सदाबहार वन जो है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, सदाबहार और पर्णपाती के मिश्रित रूप हैं। साइडर, होलक और केल इसकी मुख्य वृक्ष प्रजातियां हैं। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की। पर्णपाती वन, पर्णपाती मतलब जो पर्ण जो मतलब पत्ते उनको गिराने वाले। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, पर्णपाती मतलब जो पत्तों को गिरा दें और उस प्रकार के वन। तो भारतवर्ष में ये वन बहुतायत में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? मानसून वन भी कहा जाता है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। जल उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरिपद, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और उड़ीसा में उगते हैं। सागवान, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन आदि प्रजातियों के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन देश के उन विस्तृत भागों में मिलते हैं जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। आर्द्र क्षेत्रों की ओर ये वन आर्द्र पर्णपाती और शुष्क क्षेत्रों की ओर ये कांटेदार वनों में मिल जाते हैं। ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर भारत के मैदानों में ये वन पार्कनुमा भूदृश्य बनाते हैं, जहाँ सागवान और अन्य पेड़ों के बीच हरी भरी घास होती है। शुष्क ऋतु शुष्क शुरू होते ही इन पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं और घास के मैदान में नग्न पेड़ खड़े रह जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ों में तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर और अक्सलवुड आदि इत्यादि हैं। राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में कम वर्षा और अत्यधिक पशुचारण के कारण प्राकृतिक वनस्पति बहुत विरल है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो हैं वो सबसे ज़्यादा मिलते हैं, बहुतायत में मिलते हैं, मानसूनी वन भी कहे जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? जो 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा के बीच में पाए जाते हैं। इनको जल उपलब्धता के आधार पर दो आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया गया है। जो आर्द्र पर्णपाती वन है वहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये कहाँ मिलते हैं? उत्तर पूर्वी राज्यों में मिलते हैं, हिमालय के गिरिपद क्षेत्रों में मिलते हैं, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों में, उड़ीसा में मिलते हैं। कौन कौन से वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं? सागवान, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन आदि प्रजातियों के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं शुष्क पर्णपाती वनों की। तो वो क्या करते हैं? वो विस्तृत भागों में मिलते हैं, 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा जहाँ पे होती है वहाँ पर ये मिलते हैं। तो और ये प्रायद्वीप क्षेत्र में अधिक वर्षा वाले भागों में मिलते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भागों में ये मिलते हैं। ठीक है, सागवान और हरी भरी घास यहाँ पे मिलती हैं। अन्य जो पेड़ हैं वो कौन कौन से हैं? तेंदू हैं, पलास, अमलतास, बेल, खैर और अक्सलवुड यहाँ पर मुख्यतः पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों की। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इन वनों में कई प्रकार के घास और झाड़ियां शामिल हैं। इसमें दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र शामिल हैं। इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्णरहित रहते हैं और झाड़ियों जैसे लगते हैं। इनमें पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियां बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी, पलास इत्यादि हैं। इन वृक्षों के नीचे लगभग 2 मीटर लंबी गुच्छ घास उगती है। तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। कहाँ कहाँ मिलते हैं? दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अर्धशुष्क क्षेत्र शामिल हैं। इन वनों में क्या रहते हैं? पूरे वर्ष पर्णरहित रहते हैं। झाड़ी पाई जाती हैं, जैसे क्या है? बबूल हो गया, खैर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी, पलास आदि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। अब बात करते हैं पर्वतीय वनों की।
पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। इन वनों को दो भागों में बांटा जा सकता है, उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन। इन वनों को दो भागों में बांटा जा सकता है, उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से टुंड्रा में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। हिमालय के गिरिपथ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके बाद 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ी श्रृंखलाओं और पश्चिमी बंगाल और उत्तरांचल के पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्तों वाले ओक और चेस्टनट्स जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। इस चेस्ट में 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक महत्व वाले चीड़ के वन पाए जाते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग में बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। देवदार की लकड़ी अत्यधिक मजबूत होती है, निर्माण कार्य में प्रयुक्त होती है। इसी तरह चिनार और वालन, जिसकी लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल की जाती है, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ब्लू पाइन और स्प्रूस 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इस ऊंचाई पर कई स्थानों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी उगती है। इससे अधिक ऊंचाई पर एल्पाइन वन और चारागाह पाए जाते हैं। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च और रोडोडेंड्रोन आदि वृक्ष मिलते हैं। ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय जैसे गुज्जर, बकरवाल, गड्डी और भुटिया इन चारागाहों का पशुचारण के लिए भरपूर उपयोग करते हैं। शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिणी ढालों पर अधिक वनस्पति पाई जाती है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा वनस्पति जैसे मोस व लाइकन आदि पाई जाती है। दक्षिणी पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं, पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं। चूँकि ये श्रृंखलाएं उष्णकटिबंध में पड़ती हैं और इनकी समुद्र तल से ऊंचाई 1500 मीटर ही है, इसलिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्णकटिबंधीय और नीचे क्षेत्रों में उपोष्णकटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक प्रांतों में पश्चिमी घाट में इस तरह की वनस्पति विशेषकर पाई जाती है। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय वनों को सोलास के नाम से जाना जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों मग्नोलिया, लेरेल, सिनकोना और वेटल का आर्थिक महत्व है। ये वन सतपुड़ा और मेकाल श्रेणियों में भी पाए जाते हैं। तो अपन एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। पर्वतीय वन, तो पर्वतीय वन क्या होता है, जैसे ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है, तापमान गिरता जाता है, आपको भी पता है। तो उससे क्या होता है कि जो प्राकृतिक वनस्पति है उसमें भी बदलाव आता है। ठीक है, अब उत्तर पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वनों के आधार पर इनको बांटा गया है। तो जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन जो मिलते हैं, तथा जो टुंड्रा में जो वनस्पति पाई जाती है सेम उसी प्रकार की यहाँ वनस्पति का प्रकार देखने को मिलता है। जैसे हिमालय के गिरिपथ पे जाओगे, जैसे ही आप हिमालय में एंटर करोगे तो जो इसके जो सबसे नीचे नीचे जगह है वहाँ पर आपके पर्णपाती वन पाए जाएंगे। जैसे 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर अपन पहुँचेंगे तो वहाँ पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाएंगे। फिर जैसे जो उत्तर पूर्वी जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ की जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, पश्चिम बंगाल, उत्तरांचल के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर ओक और चेस्टनट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन्हीं जो क्षेत्र हैं इसमें क्या होगा, 1750 मीटर की ऊंचाई पर आप जाओगे तो यहाँ पर चीड़ के वन मिलेंगे। हिमालय के पश्चिम भाग में देवदार के वन मिलते हैं। ठीक है, उसी तरह से पश्चिमी हिमालय में चिनार और वालन लकड़ी मिलती है। ब्लू पाइन और स्प्रूस जो है वृक्ष वो 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। यहाँ पर शीतोष्णकटिबंधीय घास भी मिलती है। अगर इससे और अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो यहाँ पर एल्पाइन वन मिलेंगे, और 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च, रोडोडेंड्रोन वृक्ष यहाँ पर मिलेंगे। इन जो 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर है, यहाँ पर जो ऋतु प्रवास करने वाले जो समुदाय जैसे गुज्जर है, बकरवाल, गड्डी, भुटिया, ये क्या करते हैं, यहाँ पर पशुचारण के लिए इनका बहुत उपयोग करते हैं। अधिक ऊंचाई वाले भागों में जाएंगे तो टुंड्रा वनस्पति जैसे मोस, लाइकेन यहाँ पर मिलती है।
अगर अपन दक्षिणी पर्वतीय वनों की फिर से बात करें तो 3 भागों में मिलते हैं। सबसे पहली बात पश्चिमी घाट में, दूसरी बात विंध्याचल पर्वत में और तीसरा नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाओं में। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सारी श्रृंखलाएं उष्णकटिबंध में पड़ती हैं, इसलिए इनकी ऊंचाई ज़्यादातर क्या है 1500 मीटर तक ही है। तो यहाँ पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति और नीचे वाले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक प्रांत में पश्चिमी घाट में इस तरह की वनस्पति मिलती है। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन हैं उनको क्या कहा जाता है, सोलाश कहा जाता है। तो यहाँ पे मेन वृक्ष कौन कौन से मिलते हैं सोलाश वनों में, मगनोलिया, लेरेल, सिलिकोना, वेटल यहाँ पर मुख्यतः मिलते हैं। ये वन कहाँ मिलते हैं, सतपुड़ा और मेकाल श्रेणियों में पाए जाते हैं। वेलांचली व अनूप वन, भारत में विभिन्न प्रकार के आर्द्र व अनूप आवास पाए जाते हैं। इसके 70% भाग पर चावल की खेती की जाती है। भारत में लगभग 39 लाख हेक्टेयर भूमि आर्द्र है। ओडिशा में चिल्का, भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के अधिवेशन के अंतर्गत रक्षित जल कुक्कुट आवास हैं। तो भारत में क्या है कि आर्द्र और अनूप वन पाए जाते हैं। 70% भाग पर चावल की खेती है अपने यहाँ पर, और भारत की लगभग 39 लाख हेक्टेयर भूमि क्या है, आर्द्र है। और ओडिशा में चिल्का झील और भरतपुर का केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है वो रामसर साइट के अंतर्गत ये वर्ल्ड हेरिटेज जल कुक्कुट आवास हैं। अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच एक समझौता है। हमारे देश की आर्द्र भूमियों को 8 वर्गों में रखा गया है जो इस प्रकार हैं। दक्षिण में दक्कन पठार के जलाशय और दक्षिणी पश्चिमी तटीय क्षेत्र की लैगून व अन्य आर्द्र भूमि। राजस्थान, गुजरात कक्ष की खारी जाल वाली भूमि। नंबर 3, गुजरात राजस्थान से पूर्व केवलादेव राष्ट्रीय पार्क और मध्य प्रदेश की ताज़ा जल वाली झीलें और जलाशय। नंबर 4, भारत के पूर्वी तट पर डेल्टाई आर्द्र भूमि व लैगून। गंगा के मैदान में ताज़ा जल वाले कच्छ क्षेत्र। नंबर 6, ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के मैदान व उत्तर पूर्वी भारत और हिमालय गिरिपथ के कच्छ व अनूप क्षेत्र। नंबर 7, कश्मीर और लद्दाख की पर्वतीय झीलें और नदियाँ। नंबर 8, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीप चापों के मैंग्रोव वन और दूसरे आर्द्र क्षेत्र। मैंग्रोव लवण कक्ष ज्वारीय सकरी घाटी खाड़ी पंक मैदानों और ज्वार नद के मुख्य तटीय क्षेत्रों पर उगते हैं। इसमें बहुत से लवण से न प्रभावित होने वाले पेड़ पौधे होते हैं। बंधे जल व ज्वारीय प्रवाह की सकरी पहाड़ियों से खाड़ियों से आड़े तिरछे हुए वन विभिन्न किस्म के पक्षियों को आश्रय प्रदान करते हैं। भारत में मैंग्रोव वन 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं जो विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 7% है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम बंगाल के सुंदर वन डेल्टा में अत्यधिक विकसित हैं। इसके अलावा ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं। इन वनों में बढ़ते अतिक्रमण के कारण इनका संरक्षण आवश्यक हो गया है। तो भारत में जो मैंग्रोव वन है वो 6740 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, पूरे विश्व का 7% है। अंडमान निकोबार, पश्चिम बंगाल के जो सुंदर वन डेल्टा क्षेत्र वहाँ पे सबसे ज़्यादा विकसित हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में वन आवरण, राजस्व विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में 23.28% भाग पर वन है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि आंकड़ों के अनुसार वन क्षेत्र और वास्तविक वन आवरण अलग अलग है। वन क्षेत्र राजस्व विभाग के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र हैं चाहे वहाँ वृक्ष हो या न हो, जबकि वन आवरण प्राकृतिक वनस्पति का झुरमुट है और वास्तविक रूप से वनों से ढका हुआ है। वन क्षेत्र राज्यों के राजस्व विभाग से प्राप्त होता है, जबकि वन आवरण की पहचान वायु चित्रों और उपग्रह से प्राप्त चित्रों से की जाती है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार वास्तविक वन आवरण केवल 21.05% है। उसमें से 12.29% भाग पर सघन वन और 8.75% भाग पर विवृत वन पाए जाते हैं। तो अब तो IFSR 2021 आ गई है, तो इसको यहाँ से अपडेट करने की आवश्यकता है। वन क्षेत्र और वन आवरण दोनों में ही राज्यवार भिन्नता पाई जाती है। जहाँ लक्षद्वीप में वन क्षेत्र 0 है, वहीं अंडमान निकोबार में 86.93% क्षेत्र वन के अधीन है। 10% से कम वन क्षेत्र वाले राज्य मुख्य तौर पर देश के उत्तर और पश्चिमी भाग में स्थित हैं। ये राज्य राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली हैं। गुजरात, राजस्थान और हरियाणा तो अर्धशुष्क इलाके हैं। पंजाब और हरियाणा के अधिकतर वनों को कृषि के लिए साफ कर लिया गया है। तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल उन राज्यों में से हैं
जिनके 10 से 20% भाग पर वन पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में दादर और नागर हवेली, तमिलनाडु और गोवा को छोड़कर शेष सभी राज्यों में 20 से 30% भूमि वनों के अधीन है। उत्तर पूर्वी में 30% से अधिक भूमि पर वन पाए जाते हैं। पर्वतीय स्थलाकृति और अधिक वर्षा वन विकास के लिए उपयुक्त होती है। वन क्षेत्र की तरह वास्तविक वनावरण में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं, जो कि जम्मू और कश्मीर में 9.5% से अंडमान निकोबार में 84.01% तक है। भारत में वनों की विवरण तालिका से स्पष्ट होता है कि 15 राज्यों में कुल भूमि के 33% से अधिक भाग पर वन पाए जाते हैं, जो कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए एक आधारभूत आवश्यकता है। वास्तविक वनावरण के अधीन क्षेत्र के आधार पर राज्यों को 4 प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है: अधिक वन संकेंद्रण वाले प्रदेश, मध्यम वन संकेंद्रण वाले प्रदेश, कम वन संकेंद्रण वाले प्रदेश, अति कम वन संकेंद्रण वाले प्रदेश। तो अधिक वन संकेंद्रण वाले प्रदेश कौन से हैं? जहाँ पर 40 वन आवरण का प्रतिशत क्या है? 40% से अधिक है। मध्यम वन संकेंद्रण वाले प्रदेश कौन से हैं? जहाँ पर वन आवरण का प्रतिशत कितना है? 20% से 40% है। कम वन संकेंद्रण वाले प्रदेश कौन से हैं? जहाँ पर वन आवरण का प्रतिशत 10% से 20% के बीच में है। अति कम वन संकेंद्रण वाले प्रदेश 10% से वन आवरण कम है। यहाँ पर वन और वन जीवन। असंख्य जनजातीय लोगों के लिए वन एक आवास, रोजी रोटी और अस्तित्व है। ये उन्हें भोजन, फल, खाने लायक वनस्पति, शहद, पौष्टिक जड़ें और शिकार के लिए वन्य जानवर प्रदान करते हैं। ये उन्हें घर बनाने का सामान और कलाकारी की वस्तुएं देते हैं। जनजातीय समुदायों के लिए वनों की महत्ता सभी जानते हैं, क्योंकि ये उनके जीवन के आधार और आर्थिक क्रियाओं के आधार हैं। साधारणतः यह माना जाता है कि भारत के 593 जिलों में 188 जनजातीय जिले हैं। ये जनजातीय जिले भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33.63% हिस्सा है, परंतु देश का 59.61% वन आवरण इन्हीं जिलों में पाया जाता है। इससे पता चलता है कि जनजातीय जिले वन संपदा के धनी हैं। वनों और जनजाति समुदायों में घनिष्ठ संबंध है और इनमें से एक का विकास दूसरे के बिना असंभव है। वनों के विज्ञान विषय में इनके प्राचीन व्यावहारिक ज्ञान को वन विकास में प्रयोग किया जा सकता है। जनजातियों को वनों से गौण उत्पाद संग्रह करने वाले न समझकर उन्हें वन संरक्षण में भागीदार बनाया जाना चाहिए। वन संरक्षण। वनों का जीवन और पर्यावरण के साथ जटिल संबंध है। वन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें बहुत आर्थिक और सामाजिक लाभ पहुंचाते हैं, अतः वनों के संरक्षण की मानव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। फलस्वरूप भारत सरकार ने पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति 1952 में लागू की, जिसे 1988 में संशोधित किया गया। इस नई वन नीति के अनुसार सरकार सतत पोषणीय वन प्रबंधन पर बल देगी, जिससे एक और वन संसाधनों का संरक्षण और विकास किया जाएगा और दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। इस वन नीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: देश में 33% भाग पर वन लगाना, जो वर्तमान राष्ट्रीय स्तर से 6% अधिक है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना तथा पारिस्थितिक असंतुलित क्षेत्रों में वन लगाना। देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवंशिक पूल का संरक्षण करना। मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण को रोकना, बाढ़ व सूखा नियंत्रण करना। निम्नीकृत भूमि पर सामाजिक वानिकी वनरोपण द्वारा वन आवरण का विस्तार करना। वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा, भोजन उपलब्ध करवाना और लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं को प्रयोग में लाना। पेड़ रोकने को बढ़ावा देने के लिए पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना, जिसमें महिलाएं भी शामिल हों, ताकि वनों पर दबाव कम हो। इस वन संरक्षण नीति के निम्न कदम उठाए गए हैं। इस वन संरक्षण नीति के अंतर्गत निम्न कदम उठाए गए हैं। अब बात करते हैं सामाजिक वानिकी की। सामाजिक वानिकी का अर्थ है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध और सुरक्षा तथा ऊसर भूमि पर वन रोपण करना। सामाजिक वानिकी का अर्थ है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध और सुरक्षा तथा ऊसर भूमि पर वन रोपण करना। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी को 3 वर्गों में बांटा है: शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। शहरों और उनके इर्द गिर्द निजी व सार्वजनिक भूमि जैसे हरित पट्टी, पार्क, सड़कों के साथ जगह, औद्योगिक व व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाना तथा उनका प्रबंध शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है। ग्रामीण वानिकी में कृषि वानिकी और समुदाय कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है। कृषि वानिकी का अर्थ है कृषि योग्य तथा बंजर भूमि पर पेड़ और फसलें एक साथ लगाना।
इसका अभिप्राय है वानिकी और खेती एक साथ करना, जिससे खाद्यान्न, चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी और फलों का उत्पादन एक साथ किया जाए। समुदाय वानिकी में सार्वजनिक भूमि जैसे गांव, चारागाह, मंदिर, भूमि, सड़कों के दोनों ओर नहर किनारे, रेल पट्टी के साथ साथ पटरी और विद्यालयों में पेड़ लगाना शामिल है। इसका उद्देश्य पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाना है। इस योजना का एक उद्देश्य भूमि विहीन लोगों को वानिकीकरण से जोड़ना तथा इससे उन्हें वे लाभ पहुंचाना जो केवल भूस्वामी को ही प्राप्त होते हैं। फार्म वानिकी के अंतर्गत किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले या दूसरे पेड़ लगाते हैं। वन विभाग इसके लिए छोटे और मध्यम किसानों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराता है। इस योजना के तहत कई तरह की भूमि जैसे खेतों की मेड़ें, चारागाह, घास स्थल, घर के पास पड़ी खाली जमीन और पशुओं के बाड़ों में भी पेड़ लगाए जाते हैं। वन्य प्राणी अपने चिड़ियाघर में पिंजरों में जंतु और पक्षी दोनों आपने देखे होंगे। भारत में वन्य प्राणी एक महान प्राकृतिक धरोहर हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि विश्व के ज्ञात पौधों और प्राणियों की किस्मों में से 4-5% किस्में भारत में पाई जाती हैं। हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर जैव विविधता पाए जाने का कारण यहाँ पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र हैं जिन्हें हमने युगों से संरक्षित रखा है। समय के साथ पारिस्थितिक तंत्रों के आवास मानव क्रियाओं द्वारा प्रभावित हुए और परिणाम स्वरूप जैव प्रजातियों की संख्या काफ़ी कम हो गई। कुछ जैव प्रजातियों तो लुप्त होने के कगार पर हैं। वन्य प्राणियों की संख्या कम होने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं। औद्योगिकी और तकनीकी विकास के कारण वनों के दोहन में गति तेज हुई। खेती, मानवीय बस्ती, सड़कों, खदानों, जलाशयों इत्यादि के लिए ज़मीन से वनों को साफ किया गया। स्थानीय लोगों ने चारे, ईंधन और इमारती लकड़ी के लिए वनों से पेड़ काटे और वनों पर दबाव बढ़ाया। पालतू पशुओं के लिए नई चारागाहों की खोज में मानव ने विभिन्न जीवों और उनके आवासों को नष्ट किया। रजवाड़ों तथा संभ्रांत वर्ग ने शिकार को क्रीड़ा बनाया और एक ही बार में सैकड़ों वन्य जीवों को शिकार बनाया। व्यापारिक महत्व के लिए अभी भी पशुओं को मारा जा रहा है। जंगलों में आग लगने से भी वन और वन्य प्राणियों की प्रजातियां नष्ट हुई हैं। यह महसूस किया जा रहा है कि राष्ट्रीय व विश्व प्राकृतिक धरोहर को बचाने और पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन्य प्राणियों का संरक्षण महत्वपूर्ण है। इस दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? भारत में वन्य प्राणी संरक्षण। भारत में वन्य प्राणियों के बचाव की परिपाटी बहुत पुरानी है। पंचतंत्र और जंगल बुक इत्यादि की कहानी हमारे वन्य प्राणी के प्रति प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। इनका युवाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। वन्य प्राणी अधिनियम 1972 में पास हुआ, जो वन्य प्राणियों के संरक्षण और रक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। उस अधिनियम के दो मुख्य उद्देश्य हैं। अधिनियम के तहत अनुसूची में सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करना तथा नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान करना। इस अधिनियम को 1991 में पूर्णतः संशोधित कर दिया गया, जिसके तहत कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें कुछ पौधों की प्रजातियों को बचाने तथा संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण का प्रावधान है। देश में 103 नेशनल पार्क हैं और 535 वन्य प्राणी अभय वन हैं। वन्य प्राणी संरक्षण का दायरा काफ़ी बड़ा है। इसमें मानव कल्याण की असीम संभावनाएं निहित हैं। यद्यपि इस लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हर व्यक्ति इसका महत्व समझे और अपना योगदान दे। यूनेस्को के मानव और जीव मंडल योजना मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत भारत सरकार ने वनस्पति जात और प्राणी जात के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 जैसी विशेष योजनाएं इन जातियों के संरक्षण और उनके आवास के बचाव के लिए चलाई जा रही हैं। इनमें से प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से चलाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में बाघों की जनसंख्या का स्तर बनाए रखना है, जिससे वैज्ञानिक, सौंदर्यात्मक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्य बनाए रखे जा सकें। इससे प्राकृतिक धरोहर को भी संरक्षण मिलेगा, जिसका लोगों को शिक्षा और मनोरंजन के रूप में फ़ायदा होगा। शुरू में यह योजना 9 बाघ नीतियों में शुरू की गई थी, जिसे 16,339 वर्ग किलोमीटर फैली थी। अब यह योजना 40 करोड़ बाघ नीतियों में चल रही है। इनका क्षेत्रफल 36,988.28 वर्ग किलोमीटर है और 17 राज्यों में व्याप्त है। देश में बाघों की संख्या 2006 में 1411 से बढ़कर 2010 में 1706 हो गई। यह योजना मुख्य रूप से बाघ केंद्रित है, परंतु फिर भी पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता पर जोर दिया जाता है। बाघों की संख्या का स्तर तभी ऊंचा रह सकता है जब पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों और इसकी भोजन कड़ी को बनाए रखा जाए।
इसके अलावा भारत सरकार द्वारा कुछ और परियोजनाएं जैसे मगरमच्छ प्रजनन परियोजना, हंगुल परियोजना, हिमालय कस्तूरी मृग परियोजनाएं भी चलाई जा रही है। जीवमंडल निचय। जीवमंडल निचय आरक्षित क्षेत्र विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र हैं जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्रदान है। जैसा कि आरेख 5.1 में दिखाया गया है, जीवमंडल निचय के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। भारत में 18 जीवमंडल निचय हैं। परियोजना 5.1, जिनमें से 10 जीवमंडल निचय यूनेस्को द्वारा जीवमंडल निचय विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त हैं। जीवमंडल में संरक्षण, जीव विविधता और पारिस्थितिक दोनों का संरक्षण होता है। विकास, पर्यावरण और विकास का मेलजोल तथा अनुसंधान और देखरेख के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क व्यवस्था जीवमंडल का भाग है। नीलगिरी जीवमंडल निचय, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और भारत का पहला जीवमंडल निचय है नीलगिरी जीवमंडल निचय। इस निचय में वायनाड वन्य जीवन सुरक्षित क्षेत्र, नगरहोल, बांदीपुर, मधुमलाई, नीलुम्बर का सारा वन से ढका ढाल, ऊपरी नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली, सिधुवानी पहाड़ियाँ शामिल हैं। इस जीवमंडल निचय का कुल क्षेत्र 5520 वर्ग किलोमीटर है। नीलगिरी जीवमंडल निचय में विभिन्न प्रकार के आवास, मानव क्रिया द्वारा कम प्रभावित प्राकृतिक वनस्पति व सूखी झाड़ियाँ जैसे शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन, अर्ध सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन, सदाबहार सोलाश, घास के मैदान, दलदल शामिल हैं। यहाँ पर 2 संकटापन्न प्राणी प्रजातियों नीलगिरी ताहर और शेर जैसी दुम वाले बंदर की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। नीलगिरी निचय में हाथी, बाघ, गोर, सांभर और चीतल जानवरों की दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा संख्या तथा कुछ संकटापन्न और क्षेत्रीय विशेष पौधे पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में कुछ ऐसी जनजातियों के आवास भी हैं जो पर्यावरण के साथ सामंजस्य रखने के लिए करके रहने के लिए विख्यात हैं। इस जीवमंडल की उपस्थलाकृति ऊबड़ खाबड़ है और समुद्र तल से ऊंचाई 250 मीटर से 2650 मीटर तक है। पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले 80% फूलदार पौधे इसी निचय में मिलते हैं। नंदा देवी जीवमंडल निचय। नंदा देवी जीवमंडल निचय उत्तराखंड में स्थित है। इसमें चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों के भाग शामिल हैं। यहाँ पर मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। यहाँ पर पाई जाने वाली प्रजातियों में सिल्वर वुड, लैटीफोली जैसी ऑर्चिड और रेडोडोंड्रन शामिल हैं। उस जीवमंडल निचय में कई प्रकार के वन्य जीव जैसे हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम मुर्गा, सुनहरा बाज और काला बाज पाए जाते हैं। नीलगिरी निचय 5520 वर्ग किलोमीटर, यहाँ पे सारी लिस्ट दी हुई है। यहाँ पारिस्थितिक तंत्रों का मुख्य खतरा संकटापन्न पौध प्रजातियों को दवा के लिए इकट्ठा करना, दावानल और पशुओं का व्यापारिक उद्देश्य के शिकार से है। सुंदरवन जीवमंडल निचय, यह पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के दलदली डेल्टा पर स्थित है। यह एक विशाल क्षेत्र 9630 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। यहाँ मैंग्रोव वन, अनूप और वनाच्छादित द्वीप पाए जाते हैं। सुंदरवन लगभग 200 रॉयल बंगाल टाइगर का आवासीय क्षेत्र है। मैंग्रोव वनों की उलझी हुई विशाल जड़ समूह मछली से श्रिम्प तक को आश्रय प्रदान करती है। इन मैंग्रोव वनों में 170 से ज़्यादा पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। शाम को लवणीय और ताज़ा जल पर्यावरण के अनुरूप ढालते हुए बाघ पानी में तैरते हैं और चीतल, भौंकने वाले मृग, जंगली सुअर और यहाँ तक कि लंगूरों जैसे दुर्लभ शिकार भी कर लेते हैं। सुंदरवन के मैंग्रोव वनों में हेरिशिएरा फोमिज, जो बेशकीमती इमारती लकड़ी है, वो पाई जाती है। मन्नार की खाड़ी का जीवमंडल निचय। मन्नार की खाड़ी का जीवमंडल निचय लगभग 1,05,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित है। समुद्री जीव विविधता के मामले में यह क्षेत्र विश्व के सबसे धनी क्षेत्रों में से एक है। इस जीवमंडल निचय में 21 द्वीप हैं और इन पर अनेक ज्वार नदमुख, पुलिन, तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घासें, प्रवाल द्वीप, लवणीय, अनूप और मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। यहाँ पर लगभग 3600 पौधे और जीवों की संकटापन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे समुद्री गाय। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्रीय विशेष की 6 मैंग्रोव प्रजातियाँ भी संकटापन्न हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं।
प्राकृतिक वनस्पति क्या है? जलवायु की किन परिस्थितियों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उगते हैं? जलवायु की कौन सी परिस्थिति सदाबहार वन उगने के लिए अनुकूल हैं? ये सारे क्वेश्चन हैं। ये फिर से शुरू हो गया है, नीचे वाला तो सेम है, तो ये बाकी यहाँ तक अपने पूरा चैप्टर क्लोज हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।